मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और करंट में वो टॉपिक चूज़ किया गया है जो कल्चर का पार्ट है, जो आपके हिस्ट्री के कल्चर का पार्ट है। तो ये 2024 में और 2023 में जितने भी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक जो हैं चर्चा का विषय रहे हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये लेक्चर आपके लिए 2025 का प्री हो, 2025 का एमपीपीएससी का प्री हो, या अभी आपका 2024 का मेंस है एमपीपीएससी का, उसमें आपको 2 मार्कर के लिए जो लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। तो पहला है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन जो है ये चर्चा का विषय क्यों बना था, करंट में टॉपिक क्यों चल रहा था, तो इसके पीछे कारण है शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। यानी कि शांति निकेतन जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में सूची में इसका नाम आ चुका है, शामिल हो चुका है, और ये भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ था। अब ये समझ जाइए कि शांति निकेतन अगर 2 मार्कर में आता है तो आपको किस किस पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो पहला पॉइंट, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, तो वो किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हुआ क्लियर? ठीक है, शांति निकेतन जो है तपोवन और गुरुकुल जैसी प्राचीन वैदिक परंपराओं से प्रेरित था। इसमें वृक्षों की छाया के नीचे खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की जाती थी। एक्चुअली जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्हें स्कूल जाना और स्कूल में वो टाइमिंग और वो सब्जेक्ट वाइज से क्लास करना ये पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसे विद्यालय की स्थापना की थी जहाँ बच्चा आए, ओपनली पढ़े और जैसे जहाँ बैठना है, जिस क्लास में बैठना उस क्लास में बैठे। इनकी ये मान्यता थी, इसलिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, शांति निकेतन जो है 1921 में विश्व भारती नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है 1951 में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल गया और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इसके पहले कुलपति थे, और वर्तमान में शांति निकेतन को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, हुआ क्लियर? रविन्द्रनाथ जी के बारे में 2 फैक्ट याद रखना कि रविन्द्रनाथ जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिखे गए गीत या गान 2 राष्ट्रों के राष्ट्रीय गान बन चुके हैं। एक है बांग्लादेश और एक है भारत। नेक्स्ट है पवित्र होयसल मंदिर समूह। तो ये चर्चा विषय क्यों बना हुआ था, तो इसके पीछे कारण है हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक के पवित्र होयसल समूह मंदिर को भारत का 42वां विश्व धरोहर घोषित किया है। यानी 41वां कौन सा था, वो था शांति निकेतन। 42वां कौन सा है, वो है पवित्र होयसल मंदिर। हुआ क्लियर? अब यहाँ बात चली है किसकी, समूह की। समूह यानी पे 3 मंदिर है। यहाँ पे एक मंदिर है चिन्नाकेश्वर मंदिर, ये वाला मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर होयसल मंदिर है, और ये मंदिर दिख रहा है, ये केशव मंदिर है। इसमें 3 मंदिर है, इसलिए इसको होयसल मंदिर समूह कहा गया है। हुआ क्लियर? तो ये मंदिर है चिन्नाकेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है 1117 में किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, तो राजा का नाम है राजा विष्णुवर्धन ने किया था। ठीक है, और ये जो मंदिर है, ये मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। इसका नाम क्या है, नाम है चिन्नाकेश्वर, और चिन्ना का अर्थ होता है सुंदर और केशव, ये दोनों नाम जो है विष्णु के नाम है, इसलिए ये मंदिर समर्पित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर की स्थापना हुई थी 1121 में। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण है वो किया था विष्णुवर्धन राजा ने किया था, और ये मंदिर में ही भगवान शंकर का एक रूप है। कौन सा रूप है, वो है नटराज के रूप में भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। और शिव का जो नटराज रूप है ये विश्व में संहार के देवता के रूप में विख्यात है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पीटी में कि नटराज के रूप में भगवान शिव किस मंदिर में स्थापित है होयसल के, तो वो कौन सा मंदिर है, होयसल का मंदिर है। हुआ क्लियर? अब तीसरा है केशव मंदिर। केशव मंदिर का निर्माण जो है ये हुआ था 1268 में, और इस मंदिर का निर्माण जो है राजा नरसिंह तृतीय ने कराया था। और ये जो कावेरी नदी है उसके किनारे ये मंदिर है। यहाँ पर एक त्रिकुट मंदिर है। त्रिकुट मंदिर क्यों कहा गया है, यहाँ मंदिर भगवान कृष्ण के 3 रूपों अर्थात एक है जनार्दन, एक है केशव और एक है वेणुगोपाल, तीनों को समर्पित है, इसलिए त्रिकुट मंदिर है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि त्रिकुट मंदिर किसका भाग है, तो वो केशव मंदिर का भाग है। त्रिकुट मंदिर का संबंध किस देवता से है, तो भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि उनके 3 रूप हैं, एक है जनार्दन, केशव, वेणुगोपाल। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर। अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ था, तो इसका करंट में इसलिए बना हुआ था क्योंकि हाल ही में अभी 2023 को G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं के सामने प्रसिद्ध कोणार्क चक्र सूर्य मंदिर के पहिए पर उत्कीर्ण चक्र का
प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। इसलिए ये जो मंदिर है ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो कोणार्क मंदिर क्या है ये समझ जाइए। कोणार्क मंदिर जो है ये एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। हुआ क्लियर? इसे ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं और इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में गंगवंशी राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। गंगवंशी शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया था, ठीक है। यह मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। ये पहिए सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाते हैं। जो पहिए हैं यहाँ पर ये सूर्य की गति को दर्शाते हैं। और इस मंदिर के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक वाक्य कहा था और वो वाक्य है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ के पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। हुआ क्लियर? तो कई बार क्या होता है एमपीएससी इस प्रकार से कोट पूछ लेता है कि ये कोट किसके द्वारा और किसके लिए कहा गया था। तो ध्यान रखना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए कहा था कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ के पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। हुआ क्लियर? और ये जो मंदिर है इस मंदिर में रथ है और इस रथ को 7 घोड़े इस मंदिर को 7 घोड़े खींच रहे हैं, ठीक है। और 7 घोड़े भगवत गीता में इन 7 घोड़ों को गायत्री, उष्णिक, अनुस्तुवा, व्रति, पंगति, त्रिष्टुप, जगती नाम दिया है। ये संभवतः वेदों के पवित्र छंदों को लयबद्ध प्रस्तुति का एक प्रतीक माना गया है, ठीक है। तो इसमें घोड़े कितने हैं? 7। कई बार क्या होता है एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि जो हड़प्पा कालीन जो रथ मिला है ये रथ को खींच कौन रहे हैं? बैल, घोड़ा, सांड या शेर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोणार्क मंदिर में जो रथ है इस रथ में कितने घोड़े हैं? तो वो 7 घोड़े हैं। और ये 7 घोड़े किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये है वेदों के पवित्र छंदों को लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रतीक है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना इन घोड़ों के नाम पर इंद्रधनुष के 7 रंगों पर आधारित है। नेक्स्ट है शारदा मंदिर। ये चर्चा में क्यों बना हुआ था? तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में टीटावाला गांव में नियंत्रित रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नवनिर्मित शारदा मंदिर में नवरात्रि को पूजा का आयोजन किया गया था, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। जो शारदा पीठ है इन क्षेत्रों में 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 2 तीर्थ स्थल कौन से हैं? तो एक है मार्तंड सूर्य मंदिर और एक है अमरनाथ मंदिर। यह मंदिर मार्तंड मंदिर से काफी मिलता जुलता है। हुआ क्लियर? जो प्रसिद्ध विद्वान और यात्री हुए हैं अलबरू ने मंदिर का उल्लेख करते हुए यानी कि शारदा मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा था कि एक प्रतिष्ठित पूजनीय और तीर्थ स्थलों में से एक है। हुआ क्लियर? तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस मंदिर के लिए अलबरू ने कहा था कि प्रतिष्ठित पूजनीय तीर्थ स्थल है, तो वो है शारदा मंदिर। ये क्यों पूछ सकता है? क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे नवरात्रि में पूजा हुई है, चर्चा का विषय बना हुआ है, एक नेशनल न्यूज़ थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। हुआ क्लियर? और 2 मार्क के लिए इतने फैक्ट काफ़ी हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो नृत्यिका की मूर्ति, ठीक है। अब ये जो मूर्ति है ये मूर्ति मिली थी हमें मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब ये मूर्ति चर्चा विषय क्यों बनी हुई थी? क्योंकि दिल्ली में आयोजित हुआ था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का शुभारंभ हुआ था। और शुभारंभ जब हुआ था तो मोहनजोदड़ो की जो नृत्यिका की मूर्ति है से ये प्रेरित था। तो ये जो मूर्ति है चर्चा का विषय बनी हुई थी, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। तो जो नृत्यिका की मूर्ति है ये सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थलों में से प्राप्त हुई थी। कौन सी? ये नृत्यिका की मूर्ति। और लगभग ये 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैक ने 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में नृत्यिका की मूर्ति प्राप्त की थी। वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। और ये मूर्ति बनी किससे थी? ये मूर्ति बनी थी लास्ट वैक्स विधि से। यह एक मोम तकनीक होती है, इससे विधि से एक मूर्ति बनती है, तो उससे बनी हुई थी, ठीक है। इसकी नृत्य मुद्रा के कारण इसे डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है। इतने फैक्ट आपके काफी। नेक्स्ट है नटराज प्रतिमा। अभी बता चुका हूँ आपको मैं कि जो होयसल मंदिर समूह है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिल चुका है, ठीक है। इस समूह में 3 मंदिर है। 3 मंदिर में एक चिन्नाकेश्वर है, एक केशव है और एक है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर में जो भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव इसमें जो रूप लिया गया है, जो मूर्ति है वो नटराज प्रतिमा है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो नटराज प्रतिमा आपके किसी भी स्टेट एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम, किसी भी पीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो जो नटराज प्रतिमा है ये जान लीजिए कि ये चोल शासक नटराज भगवान शिव को कुल देवता मानते थे।
यानी कि ये चोलकालीन प्रतिमा है। पहला हो गया, ठीक है। ये जो नटराज प्रतिमा है ये सृष्टि के चक्रीय रूप से सृजन और विनाश को प्रदर्शित करती है। यानी ये जो प्रतिमा है सृष्टि का सृजन और उसका विनाश दोनों को प्रदर्शित करती है। हुआ क्लियर, ठीक है। और इसमें जो पंचकृत या शिव की 5 क्रिया हैं, एक है सृजन, एक है संरक्षण, एक है विनाश, एक है तिरोभाव और एक है अनुग्रह। अनुग्रह की अभिव्यक्ति यानी 5 जो क्रिया है भगवान शिव की उसको ये दर्शाती है। हुआ क्लियर। इसमें डमरू है, ये डमरू है, ये डमरू जो है सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। और जो अग्नि है ये अग्नि है, जो अग्नि है अग्नि सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। जो ये मुद्रा है इस मुद्रा को बोलते हैं अभय हस्त मुद्रा। और ये जो मुद्रा है भय को दूर करने और सुरक्षित अस्तित्व और आश्वासन देने का प्रतीक है। ये जो मुद्रा है इस मुद्रा को बोलते हैं 2 हस्त मुद्रा। और ये जो दिख रहा है आपको बौना बच्चा, बौना बच्चे के ऊपर भगवान शिव है, नटराज भगवान जो है खड़े हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में बन सकता है, यूपीएससी में बन सकता है कि नटराज प्रतिमा में भगवान शंकर जो है किस बच्चे के ऊपर खड़े हैं। तो ध्यान रखना इस बच्चे का नाम है अपस्मार। अपस्मार, अपस्मार कौन था? अपस्मार एक दैत्य था और जो मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण जो है ये अपस्मार होता था, ठीक है। इसलिए अपस्मार के ऊपर ही ये भगवान शिव जो है नृत्य कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नटराज प्रतिमा में जो बच्चा दिखाया जा रहा है या भगवान शंकर जिसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं वो बच्चे का नाम कौन है? तो वो कौन है? तो वो एक दैत्य है और दैत्य का नाम है अपस्मार। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है संगोल। तो संगोल चर्चा में क्यों बना हुआ था? क्योंकि जो नई संसद बनी है वर्तमान में, इस नई संसद में संगोल या राजदंड को स्थापित किया गया है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संगोल है क्या? तो संगोल का संबंध जो है 1947 भारत की आज़ादी से भी है। कैसे है वो समझ जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के जो मठ है वहाँ से कुछ अधिमानों यानी पुरोहित से संगोल ग्रहण किया था। इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यानी सत्ता जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो संगोल उसे प्रदान किया जाता है ताकि वो अपना राजपाट नीति सम्मत करे। संगोल इसका प्रतीक है और संगोल जो है चोलकालीन प्रथा थी। हुआ क्लियर। अब संगोल के बारे में जाने। संगोल एक तमिल शब्द है और ये सेम्माई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। यह इस धारणा को दर्शाता है कि हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान कौन? नंदी। विराजमान नंदी जो है अपनी निर्भीक दृष्टि से सब देख रहा है और जो सब देख रहा है तो आप अपने ही कार्य के प्रति साक्षी भाव है और जब आप अपने ही कार्य प्रति साक्षी होते हो तो आप कुछ भी गलत नहीं करते, वो नीति सम्मत होता है। हुआ क्लियर। संगोल जो है चोल साम्राज्य में संगोल को कर्तव्य पथ, सेवा पथ, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए राजदंड सौंपना संगम युग के बाद से प्रचलन में है। तो आपके लिए जो संगोल है ये 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ इसे 2 मार्कर के लिए तैयार कर लेना। नेक्स्ट है नया संसद भवन। हाल ही में देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है और इस संसद भवन का निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा विकास या फिर पुनर्विकास योजना के तहत। सेंट्रल विस्टा योजना जो है 1931 में शुरू की गई थी। इस योजना में राष्ट्रीय भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को शामिल किया गया है। संसद भवन जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है। नए संसद भवन का आकार क्या है? वो है त्रिकोण है। इसे पद्मश्री वास्तुकार बिमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन भारत की सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित है। इसे अगले 150 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपके लिए ये जो बिमल पटेल है ये आपके लिए आईएमपी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेंट्रल विस्टा योजना कब की है? तो ये 1931 की है। और ये जो संसद भवन है इसकी भावना क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसका आकार क्या है? तो त्रिकोणाकार है। और कितने वर्षों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 150 वर्षों के। इतने कंटेंट आपको याद होना चाहिए।
और इसी संसद भवन में संगोल या राजदंड को अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। ध्यान रखना कि संगोल या राजदंड सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। नेक्स्ट है एकात्मक की मूर्ति। एकात्मक की मूर्ति यानी कि भगवान शंकराचार्य। शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना ओमकारेश्वर में की गई है और उसकी हाइट रखी गई है 108 फीट। और ये अवस्था देख रहे हो आप शंकराचार्य की, ये अवस्था दर्शाई गई है 12 वर्ष की। 12 वर्ष की अवस्था क्यों दर्शाई गई है? क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में ही भगवान शंकराचार्य जो है केरल से मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर आए थे अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसीलिए 12 वर्ष की अवस्था को दर्शाया गया है। इन्होंने एक वाद दिया था और वाद है कौन सा? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 10 नहीं है। जब ये नहीं है, ये नहीं है तो बचता क्या है? यहाँ पे एक बचता है, यानी कि एक है। वो एक क्या है? वो एक है ब्रह्म, यानी कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, इनका एक सूत्र था। तो इस प्रकार से जो शंकराचार्य है आपके 2 मार्कर और आपका पीटी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने एक वाद दिया था, वो भी एक कौन सा है? वो है विवर्तवाद। और विवर्तवाद जो है मध्य प्रदेश 2022 का जो मेंस है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ चुका है 15 मार्कर में। ठीक है, तो जो विवर्तवाद है वो क्या था? विवर्तवाद जो है इन्होंने बताया था सृष्टि की रचना का एक कारण है, यानी कि शंकराचार्य के कारणता सिद्धांत की जो प्रतिपादन है किसमें किया गया है? वो किया गया है विवर्तवाद में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि को टकाई विधि कहा जाता है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने सामूहिक रूप से जहाज निर्माण की पुरानी तकनीक को पुनर्विकसित किया है। ठीक है, एक्चुअली एक चला है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट है मौसम। ठीक है, जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने पूरी तरह से फंडिंग की है इसकी और जहाज डिजाइन या निर्माण का कार्य किया है, परंतु ये जो डिजाइन आई कहाँ से? तो विचार आया है अजंता के एक टंकण विधि से निर्मित जहाज के चित्र से लिया गया है। यानी जो अजंता की गुफा है वहाँ पे एक टंकण विधि से निर्मित जहाज के चित्र को देखा गया और वहाँ से ये विधि का आइडिया आया और जो प्रोजेक्ट मौसम है उसके अकॉर्डिंग इसके और जो संस्कृति मंत्रालय है उसका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मौसम के अनुरूप ये जहाज निर्माण किया जाएगा। हुआ क्लियर? और जो प्रोजेक्ट मौसम है उसका उद्देश्य हिंद महासागर से सटे देशों के बीच संचार को फिर से जोड़ना, पुनः स्थापित करना। इससे इन देशों के बीच में सांस्कृतिक मूल्यों और सरोकारों को समझने में समझ बढ़ेगी। हुआ क्लियर? प्रोजेक्ट मौसम का जो लक्ष्य है वो हिंद महासागर की सीमा से लगे 39 देशों के साथ सामुद्रिक सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्निर्माण करना है। हुआ क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टकाई विधि का संबंध किससे है? तो जहाज निर्माण से है। टकाई विधि के अंतर्गत जो जहाज बनाए जा रहे हैं वो किस प्रोजेक्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं? तो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मौसम। और किस मंत्रालय के द्वारा चला जा रहा है? तो वो है सांस्कृतिक मंत्रालय। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है बाघ प्रिंट। तो बाघ प्रिंट चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने धार जिला प्रशासन के संयोग से बाघ प्रिंट का आधारित टिकाऊ बैग बनाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। इसका जो नाम है बाघ प्रिंट क्यों है? तो बागिन नदी के तट पर स्थित एक गांव है, बाघ गांव के नाम पर ये बाघ प्रिंट रखा गया है। इस प्रिंट में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल और काले रंग के वनस्पतियों रंगों का उपयोग किया जाता है और इस प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये शैली कितनी प्राचीन है? तो ये प्राचीनतम शैली है, मध्य पाषाण काल की शैल चित्रकला से संबंधित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य चर्चा में क्यों था? तो यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है। जो गरबा लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभी समय 2003 के प्रावधान के तहत आईसीएस सूची में शामिल किया गया है। गरबा आईसीएस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा नृत्य के बारे में जान लीजिए। यह एक अनुष्ठित भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। इसका आयोजन जो है हिंदू त्यौहार नवरात्रा के दौरान किया जाता है। गौरतलब है कि नवरात्रा उत्सव के दौरान शक्ति की उपासना की जाती है। गरबा नृत्य का नाम संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है। नवरात्रा की जो रात होती है उसके अवसर पर मिट्टी के घड़ों में कई छेद किए जाते हैं। इसके बाद एक दीप
प्रज्वलित करके इसके अंदर रखा जाता है। इस दीपक को ही गर्भदीप कहा जाता है। हुआ क्लियर? यानी एक मटका पकड़ते हैं, मटके में छेद करते हैं, उसके अंदर एक दीप जलाते हैं और दीप जो दीप जलता है अंदर इस मटके के अंदर उसको ही गर्भदीप कहते हैं, जिसके आस-पास लोग गरबा करते हैं। यह नृत्य देवी अम्बे माँ के चित्र के आसपास किया जाता है। इस दौरान नर्तक वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घड़े के चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य करते हैं। इसमें पारंपरिक ढोल, ड्रामा, अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो ये था गरबा नृत्य। हुआ क्लियर?